क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई इंसान बिना आपके कहे वही करवा लेता है जो वो चाहता है? क्यों कभी आप भीड़ में जाकर अचानक हाँ कर देते हैं जबकि मन में आपको पता होता है कि ये गलत है? क्या आपने गौर किया है कि कभी कभी लोग आपकी कमजोरियों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि आपको लगे कि ये तो आपकी अपनी पसंद है? दोस्तों, ये जादू नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी की मैनिपुलेशन तकनीकें। और आज मैं आपको एक ऐसी किताब का सारांश सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच की जड़ों को हिला देगी। मैनिपुलेशन टेक्निक्स इन डार्क साइकोलॉजी, आर्थर हॉर्न। लेकिन सुनो, अगर तुम इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सच बोलूं, तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जो दूसरों के कंट्रोल में जीती है, दूसरों की सोच से अपनी सोच चलाती है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं तो स्मार्ट हूं, तो जरा अपने आप से पूछो, अभी तक एक्सप्लेन्ड एआई चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? सब्सक्राइब करो, वरना अगले ही पल शायद तुम फिर किसी और के कंट्रोल में फंस जाओगे। अब चलते हैं असली सफर पर। किताब हमें सबसे पहले यह समझाती है कि मैनिपुलेशन कोई जादू की ट्रिक नहीं, बल्कि साइंस है। ये इंसानी दिमाग की गहरी समझ है, हमारी भावनाओं, डर, उम्मीदों और कमजोरियों का ऐसा खेल है जिसे जानने वाला इंसान भीड़ पर हावी हो सकता है। सोचो, एक बच्चा चॉकलेट चाहता है, वो मां को बार बार मिन्नतें करता है, फिर रोने लगता है, फिर जमीन पर बैठकर नाटक करता है। मां पहले गुस्सा करती है, लेकिन आखिरकार हार मानकर चॉकलेट दे देती है। यही है मैनिपुलेशन का पहला लेसन, कमजोरी दिखाकर दूसरों की मजबूरी बनाना। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये तो बच्चों का खेल है, तो रुकिए, यही बच्चे बड़े होकर बॉस, नेता, सेल्समैन या फिर रिलेशनशिप पार्टनर बनते हैं और वही स्ट्रेटजीज और भी चालाक तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि असली खतरा तब शुरू होता है जब आपको पता ही नहीं चलता कि कोई आपकी सोच को मोड़ रहा है। ये किताब बताती है कि लोग आपकी ही आदतों, आपके ही डर, आपके ही सपनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैनिपुलेशन बुरी चीज है? हम सब मानते हैं कि डार्क का मतलब बुरा होता है, लेकिन किताब कहती है ये टूल है। हथियार अगर अच्छे इंसान के हाथ में है तो वो बचाव करेगा, और अगर बुरे इंसान के हाथ में है तो वो तबाही मचाएगा। तो आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। ये न सिर्फ आपको दूसरों के जाल से बचाएगा, बल्कि अगर आप चाहो तो खुद भी इसका इस्तेमाल कर पाओगे। सबसे पहला हथियार है इमोशनल हुक। सोचो, आप किसी को समझाना चाहते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। अगर आप सिर्फ फीचर्स गिनवाओगे, इसमें ये है, इसमें वो है, तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके दिल को छू लो, अगर आप उनकी अंदर की भावनाओं को जगा दो, तो वो खरीद लेंगे, चाहे उन्हें जरूरत हो या नहीं। एक सेल्समैन अपने ग्राहक से कहता है, ये गाड़ी सिर्फ कार नहीं है, ये आपके बच्चों की सुरक्षा है। सोचिए, जब आपकी बेटी रात में घर लौटेगी तो इस गाड़ी की सुरक्षा उसे घर तक सुरक्षित पहुंचा देगी। अब ग्राहक सिर्फ गाड़ी नहीं देख रहा, वो अपनी बेटी की मुस्कान देख रहा है, और वहीं वो हार जाता है। यानी दिल को छूना दिमाग को हराने का सबसे आसान तरीका है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि मैनिपुलेशन में टाइमिंग सबसे बड़ा हथियार है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपका मूड अच्छा होता है तब लोग आपसे कुछ मांग लेते हैं और आप हां कर देते हो। लेकिन जब आपका मूड खराब होता है तो वही मांग आपको भारी लगती है। यानी चालाक लोग हमेशा इंतजार करते हैं सही समय का। आर्थर हॉर्न कहते हैं, जो इंसान सही वक्त पर सही बात कह दे वो जीत जाता है। अब बात करते हैं डर और गिल्ट की ताकत की। सोचो, कोई आपसे कहे, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो शायद मैं अकेला रह जाऊंगा। ये सुनकर आप पर गिल्ट आ जाएगा और शायद आप वो काम कर दोगे, चाहे मन न भी हो। किताब कहती है कि मैनिपुलेशन का सबसे गंदा लेकिन सबसे पावरफुल टूल है गिल्ट। लोग आपको दोषी महसूस कराकर आपके फैसले छीन लेते हैं और कई बार तो आप खुद को ही सजा देने लगते हो। लेकिन दोस्तों,
यहाँ एक ट्विस्ट है, जितनी ताकत दूसरों के हाथ में है उतनी ही ताकत आपके पास भी है। अगर आप ये समझ गए कि कब कोई आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है, कब कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उस जाल से बच सकते हो। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो मैनिपुलेशन के ताले खोल सकती है। क्योंकि जब आपका दिमाग मजबूत है, जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हो, तो कोई आपको मोड़ नहीं सकता। लेकिन रुकिए, यहां से असली खेल शुरू होता है। अब तक आपने सुना कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, लेकिन असली रहस्य है माइंड कंट्रोल, यानी कैसे लोग धीरे धीरे आपकी सोच ही बदल देते हैं। क्या आप जानना चाहते हो कि ये माइंड कंट्रोल कैसे काम करता है? तो सुनते रहिए, क्योंकि अब मैं आपको ले चलूंगा उस अंधेरी गली में जहां से लौट कर आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो हम वहीं खड़े हैं जहां बात पहुंची थी माइंड कंट्रोल। देखो, सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? ये कि आपको लगता है आप अपनी मर्जी से सोच रहे हो, लेकिन असल में आपकी सोच पहले से सेट कर दी गई होती है। आपको लगता है कि आपने फ्री चॉइस की है, लेकिन वो फ्री असल में बिल्कुल भी फ्री नहीं होती। आर्थर हॉर्न यहां पर एक जबरदस्त बात कहते हैं, मैनिपुलेशन तभी सफल होती है जब इंसान को यह एहसास ही ना हो कि वो कंट्रोल में है। अब जरा सोचो, आपने कभी देखा है कि भीड़ अचानक किसी एक दिशा में भागने लगती है? किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया, किसी ने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की, बस किसी ने एक डर फैला दिया, और वो डर उनके दिमाग पर इस तरह चढ़ गया कि सबने बिना सोचे वही किया। यही है मास माइंड कंट्रोल, और ये सिर्फ भीड़ तक सीमित नहीं, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। कभी आपने नोटिस किया कि न्यूज चैनल कैसे हेडलाइन सेट करते हैं? देश खतरे में है या भविष्य अंधकार में है जैसी हेडलाइन आपको तुरंत एक इमोशन में डाल देती है, और फिर आप उसी हिसाब से फैसले लेने लगते हैं। यानी किसी ने आपकी सोच को बस एक लाइन में कैद कर लिया। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि दिमाग को कंट्रोल करने के लिए 3 बड़े हथियार हैं: दोहराव, डर और भ्रम। दोहराव यानी एक ही संदेश बार बार सुनाना ताकि आपका अवचेतन उसे सच मान ले। डर यानी ऐसी स्थिति बनाना जिसमें आप सुरक्षित महसूस न करो और समाधान ढूंढो। और भ्रम यानी आपको इतना कंफ्यूज कर देना कि आखिर में आप उसी इंसान पर भरोसा करो जो आपको क्लियरिटी दे रहा हो। अब सोचो, जब ये तीनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो इंसान लगभग गुलाम बन जाता है। वो लड़ाई नहीं करता, वो सवाल नहीं करता, वो बस मान लेता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इससे भी खतरनाक चीज क्या है? वो है धीमा जहर, यानी स्लो मैनिपुलेशन। आपको तुरंत महसूस नहीं होता कि कोई आपको बदल रहा है। ये वैसे है जैसे पानी में मेंढक डाल दिया जाए। अगर पानी गर्म हो तो वो कूद जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे तापमान बढ़े तो वो आराम से बैठा रहता है और धीरे धीरे पक जाता है। इंसान का दिमाग भी वैसा ही है। किताब में बताया गया है कि सबसे चालाक मैनिपुलेटर कभी तुरंत आपको कंट्रोल नहीं करता। वो छोटे छोटे बदलाव करता है। पहले वो आपको हंसाता है, फिर आपके छोटे फैसलों को प्रभावित करता है, और फिर धीरे धीरे आपकी बड़ी सोच तक पहुंच जाता है। अब यहां पर आर्थर हॉर्न एक और चौंकाने वाला सच बताते हैं। रिश्तों में मैनिपुलेशन, हाँ, सबसे गहरा, सबसे खतरनाक खेल वहीं खेला जाता है जहां हमें लगता है कि हम सबसे सुरक्षित हैं। चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, दोस्ती हो, या फिर ऑफिस में किसी सहकर्मी का साथ, मैनिपुलेशन का खेल हर जगह चलता है। सोचो, आपका पार्टनर बार बार कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी ये बात मान लोगे। पहली बार आप सोचते हो ठीक है, प्यार है तो मान लूंगा। दूसरी बार फिर वही लाइन आती है। तीसरी बार तक ये आदत बन जाती है। अब असल में वो आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये तो आपका प्यार है। आर्थर हॉर्न कहते हैं, सबसे मजबूत चाल वही है जिसमें कैद होने वाले को लगे कि वो खुद वहां रहना चाहता है। यानी जब इंसान को लगे कि उसकी कैद ही उसकी आजादी है, तब मैनिपुलेशन अपने शिखर पर होता है। अब सवाल उठता है कि क्या इससे बचने का कोई तरीका है?
किताब यहां पर हमें एक बेहद सशक्त रास्ता दिखाती है, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन। अगर आप अपने ही दिमाग को अच्छे से पहचान लेते हो, अगर आप ये समझ लेते हो कि कौन सा इमोशन आपको सबसे ज्यादा हिला देता है, तो आधा खेल जीत जाते हो। मान लो आपको बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है। कोई इंसान अगर आपको बार बार कहे कि तुम्हें मेरे बिना कोई नहीं समझेगा, तो आप उसके जाल में फंस सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से जानते हो कि अकेलापन आपकी कमजोरी है, तो आप इस चाल को पकड़ लोगे। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि हमें अपने मन की कमजोरियों को नोट करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और फिर एक एक करके उन पर काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हो, कोई न कोई आकर उनका फायदा जरूर उठाएगा। अब यहां एक और बेहद रोमांचक हिस्सा आता है, पावर प्ले। क्या आपने देखा है कि ऑफिस में कुछ लोग हमेशा दूसरों से काम निकलवा लेते हैं, या कुछ नेता लोगों को ऐसे जादू में बांध लेते हैं कि वो आंख मूंद कर फॉलो करने लगते हैं। ये सब पावर प्ले का हिस्सा है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि पावर सिर्फ ताकत या पैसे से नहीं आती। असली पावर आती है दूसरों की नजरों में अपने इमेज से। अगर लोग आपको आत्मविश्वासी, भरोसेमंद और शक्तिशाली समझते हैं, तो आप उनके फैसलों को मोड़ सकते हो। और ये इमेज बनती है शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और आत्म अनुशासन से। एक कमरे में अगर आप सीधे खड़े हों, आंखों में आंख डालकर बात करें और आपके शब्द स्पष्ट और दृढ़ हों, तो लोग अपने आप आपकी बात मानने लगेंगे। यानी कई बार मैनिपुलेशन सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि खड़े होने और चलने में भी छुपा होता है। लेकिन ध्यान रखो, किताब ये भी चेतावनी देती है कि ये सब सिर्फ एक खेल है। अगर आप इस खेल में बिना समझे कूद गए, तो आप खुद भी किसी के मोहरे बन सकते हो। इसलिए आर्थर हॉर्न हमें बार बार याद दिलाते हैं कि नॉलेज ही असली शील्ड है। आप जितना ज्यादा समझोगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, उतना ही आप उससे बच पाओगे, और तभी आप ये ताकत इस्तेमाल भी कर पाओगे, सही जगह, सही समय और सही मकसद के लिए। और अब असली रोमांच शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले हिस्से में किताब हमें ले जाती है उन टेक्निक्स तक जो इंसान की सबसे गहरी परतों को छूती है। सबकॉन्शियस माइंड की मैनिपुलेशन, हिप्नोसिस जैसी स्ट्रेटजीज और सोशल इंजीनियरिंग के ट्रिक्स। यानी वो सब जो सुनकर लगे कि ये तो फिल्मी है, लेकिन असल में ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खेल और गहरा होने वाला है। और जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ हमारे फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे दिमाग की गहराई में जाकर जड़ पकड़ लेता है, वहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। असली खेल शुरू होता है वहां से जहां इंसान को लगता है कि वो सोच रहा है, जबकि सच में वो बस किसी और की सेट की हुई स्क्रिप्ट पर एक्ट कर रहा है। आर्थर हॉर्न यहां पर सबसे रहस्यमयी और ताकतवर हिस्से को खोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल। हम सब मानते हैं कि हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारी पसंद नापसंद, ये सब हमारी अपनी है। लेकिन सच ये है कि हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है। आपकी आदतें, आपके डर, आपके आकर्षण, आपकी नफरत, सब आपके अवचेतन मन की उपज हैं। और यही मैनिपुलेशन का सबसे घातक हथियार काम करता है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि मैनिपुलेटर आपके सबकॉन्शियस को सीधे हिट करता है, और इसके लिए वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है भाषा, इमेजरी और रिपीटेड पैटर्न। जरा सोचो, जब आपको बार बार कोई एक शब्द सुनाया जाता है, जैसे सेफ्टी, डर, प्यार, लॉयल्टी, तो ये शब्द आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। अगली बार जब आप कोई फैसला लेते हो, तो आपका मन इन्हीं शब्दों से प्रभावित होकर चॉइस करता है। आपको लगता है ये आपका डिसीजन है, लेकिन असल में ये पहले से प्रोग्राम किया गया है। अब यहां से किताब हमें ले जाती है हिप्नोसिस और सजेशन की दुनिया में। हिप्नोसिस को लोग अक्सर जादू समझते हैं, लेकिन ये असल में मन की गहरी तकनीक है। जब इंसान का कॉन्शियस दिमाग रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस एक्टिव होता है,
तब जो बात कही जाती है वो सीधा अंदर बैठ जाती है। और यही कारण है कि हिप्नोसिस को मैनिपुलेशन का अल्टीमेट टूल माना जाता है। सोचो, अगर कोई बार बार धीरे धीरे आपको कहे, तुम थक चुके हो, तुम्हें आराम चाहिए, तुम्हें मेरी जरूरत है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। और एक बार जब सब कॉन्शियस मान ले तो इंसान खुद को उस दिशा में खींचा हुआ पाएगा। आर्थर हॉर्न यहां पर एक और डरावनी सच्चाई खोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग। ये शब्द सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है इंसानों के भरोसे और आदतों का फायदा उठाकर उन्हें कंट्रोल करना। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी में हैकर को घुसना है, वो क्या करेगा? वो कोई डिजिटल पासवर्ड नहीं तोड़ेगा। वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करेगा और कहेगा, मैं आईटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, सिस्टम में वायरस आया है, तुरंत अपना पासवर्ड बताओ वरना पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अब रिसेप्शनिस्ट डर जाएगी और पासवर्ड बता देगी। यानी यहां मैनिपुलेशन सीधे इंसान के दिमाग पर हुआ, मशीन पर नहीं। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि यही खेल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी चलता है। कभी आपके दोस्त, कभी आपके रिश्तेदार, कभी सेल्समैन, सब आपको सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वहीं धकेलते हैं जहां वो चाहते हैं। सब कर रहे हैं, तुम क्यों पीछे रहोगे? ये लाइन अकेले इतनी ताकतवर है कि लाखों लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। अब सोचो, मैनिपुलेशन का असर कहां तक जा सकता है? ये आपको चीजें खरीदवा सकता है, ये आपको गलत रिश्तों में बांध सकता है, ये आपको ऐसे फैसले दिला सकता है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता रहेगा कि ये सब आपकी अपनी चॉइस है। आर्थर हॉर्न यहां पर हमें बार बार एक चेतावनी देते हैं। अगर आप नहीं जानते कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, तो आप रोज शिकार हो रहे हो, बस आपको पता नहीं चल रहा। अब किताब हमें ले जाती है भावनाओं की गहराई में। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी भावनाएं, और मैनिपुलेटर इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आप खुश हो, वो आपको गिफ्ट दे देगा ताकि आपको लगे कि वो आपकी खुशी का कारण है। आप दुखी हो, वो आपको सांत्वना देगा ताकि आप उस पर निर्भर हो जाओ। आप डरते हो तो वो आपको सुरक्षा का वादा करेगा ताकि आप उसकी पकड़ में आ जाओ। ये सब सुनकर आपको लग सकता है, क्या हर कोई हमें धोखा दे रहा है? लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये दुनिया एक गेम है, और जैसे शतरंज में अगर आप मोहरे की चाल नहीं जानते तो आप हार जाते हो, वैसे ही जिंदगी में अगर आप मैनिपुलेशन की चालें नहीं समझते तो आप भी हार जाओगे। आर्थर हॉर्न कहते हैं, ज्ञान ही असली कवच है। अगर आप समझते हो कि ये खेल कैसे खेला जाता है, तो आप सिर्फ बच ही नहीं सकते, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह ताकत अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे का सफर और भी रोमांचक है, क्योंकि अगले हिस्से में किताब हमें ले जाती है उन स्ट्रेटजीज की तरफ जिन्हें इस्तेमाल करके इंसान न सिर्फ दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश की दिशा मोड़ सकता है। ये वो हिस्सा है जहां मैनिपुलेशन राजनीति, मीडिया और मास हिप्नोसिस से मिलकर एक महाशक्ति बन जाता है। तो अब खेल और गहरा होने वाला है। जैसे ही आप यह समझने लगते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के बड़े से बड़े तंत्रों में भी पनपता है, कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है। आर्थर हॉर्न हमें यही दिखाते हैं, जहां तक असर पहुंच सकता है वहां तक मैनिपुलेशन का जाल फैला होता है, और अक्सर वह इतना महीन होता है कि लोग उसे सामान्य धारा समझकर अपना लेते हैं। अब बात वहीं से जारी रखें जहां हमने छोड़ा था, बिना यह एहसास दिलाए कि हां, यह अब चौथा हिस्सा है, ताकि आपका ध्यान लगातार बना रहे और आप अंदर तक उतर सकें। राजनीति, मीडिया और बड़े संस्थान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैनिपुलेशन का असर सामूहिक बनकर दिखाई देता है। यहां व्यक्ति के छोटे छोटे खेल मिलकर एक विशाल तरंग बना देते हैं।
जो पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। हॉर्न बताते हैं कि जब वही इमोशनल हुक, वही रिपीटेड पैटर्न, वही फ्रेमिंग तकनीक बड़े पैमाने पर लागू की जाती है तो लोग अपनी चेतना खोकर सामूहिक मूड के मुताबिक चलने लगते हैं। यह मास हिप्नोसिस नहीं बल्कि सांसारिक स्तर पर बनी सामाजिक आदतें हैं जिसे लोग नॉर्म समझ लेते हैं। सोचिए, मीडिया कोई खबर ऐसे पेश करता है कि चिंता बढ़े, बार बार वही शब्द दोहराए जाए और लोग असुरक्षा का एहसास लेकर प्रतिक्रियाशील हो जाए। तभी राजनीतिक ऑपरेटरों को वही हवा चाहिए। हॉर्न बार बार यह चेतावनी देते हैं कि फ्रेमिंग किसी घटना को किस संदर्भ में रखा गया है तय करती है लोग उस घटना को कैसे समझेंगे। फ्रेम बदलो और पूरी बहस बदल जाएगी। यहां खतरनाक बात यह है कि फ्रेमिंग अक्सर सूक्ष्म होती है। कौन सा शब्द, किस फोटो का इस्तेमाल, किस टोन में रिपोर्ट किया गया, यही तय करता है कि कितना भय या कितनी आशा जनमानस में पैदा होगी। लेकिन यह सब सिर्फ बाहरी नहीं है, यह अंदर तक जाकर पहचान बनाता है। लोगों में जो सहमति बनती है वह अक्सर सक्रिय सहमति नहीं बल्कि आराम से फॉलो करने जैसी होती है। सब कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा, यह सोशल प्रूफ का ही बड़ा रूप है। हॉर्न कहते हैं कि समाज में किसी विचार को नॉर्म बना देने का मतलब है कि बहुत से लोग बिना आलोचना किए उसे अपना लेते हैं और यही नॉर्म ही राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के लिए सबसे कीमती चीज बन जाती है। यहां पर एक नैतिक पहेली उभरती है, क्या मैनिपुलेशन हमेशा गलत है? हॉर्न इस पर साफ रहते हैं। टूल नैरेटिव या मनोविज्ञान का हो, उसका उपयोग किस इरादे से किया जा रहा है यह मायने रखता है। जब नेताओं ने लोगों को एकजुट करने के लिए प्रेरणा दी, जब सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों ने भय की जगह सुरक्षा की भावना जगाकर जिंदगी बचाई, वहां इन्फ्लुएंस का सकारात्मक पहलू दिखा। पर जब वही टेक्निकें भ्रम फैलाने, असहमति दबाने या सच को गढ़ने के लिए इस्तेमाल हों तो वह लोकतंत्र का हथियारा बन जाती है। इसलिए हॉर्न बार बार जोर देते हैं कि समझ और जिम्मेदारी के साथ ज्ञान का इस्तेमाल होना चाहिए। अब बात आती है पहचान की। आप कैसे जानेंगे कि कोई बड़ी स्ट्रेटजी आपके ऊपर काम कर रही है? हॉर्न कुछ संकेत बताते हैं जो न तो तकनीकी और न ही निर्देशात्मक हैं, बल्कि चेतना केंद्रित हैं। क्या आपके पास सवाल उठाने की जगह बचती है? क्या आप बार बार वही शब्द सुनते हो जिनसे एक खास भावना लगातार रौजाना बन जाती है? क्या आप तथ्यों से ज्यादा कथाओं, स्टोरीज से प्रेरित हो रहे हो? जब जवाब हां में मिले तो समझ लो कि कोई फ्रेमिंग का काम चल रहा है। लेकिन यह पहचान करना अकेले ही पूरा बचाव नहीं है। उसके बाद जरूरी है प्रतिक्रिया की रणनीति, और हॉर्न यहां पर लोकतांत्रिक, नैतिक और व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय सुझाते हैं। उसका पहला स्तंभ है आलोचनात्मक सोच की ट्रेनिंग। ये सिनेमा तरह के शॉर्टकट नहीं है बल्कि रोज के अभ्यास। प्रमुख दावों को स्रोत के साथ जोड़कर देखना, किसी भी जोरदार इमोशन ट्रिगरिंग हेडलाइन के सामने एक गहरी सांस लेना, और किसी भी प्रसंग में अगर यह सच न भी हो तो मेरी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा पूछना। दूसरा स्तंभ है समुदाय और भरोसे के नेटवर्क। हॉर्न बार बार बताते हैं कि अकेला व्यक्ति जल्दी प्रभावित होता है, पर जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हो जो खुलेआम सवाल करते हैं और अलग मतों की वैल्यू रखते हैं, तो शायद वही नेटवर्क आपको बचाव दे। तीसरा स्तंभ है भावनात्मक डिसिप्लिन। अपना मूड पढ़ना सीखना, गिल्ट या शेम ट्रिगर्स पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, और बड़े निर्णयों से पहले समय लेकर सोचने की आदत डालना। ये उपाय किसी भी टेक्निक को नष्ट नहीं करते, पर वे आपकी आत्मरक्षा बन जाते हैं। हॉर्न यह भी मानते हैं कि शिक्षा ही दीवारों पर सबसे मजबूत नींव रखती है। स्कूलों और सार्वजनिक मंचों पर संवाद कौशल, मीडिया लिटरेसी और तर्क संगत बहस सिखाने से जनता कम संवेदनशील बनती है हाइपर इमोशनल फ्रेमिंग के प्रति।
जब आलोचना और वैकल्पिक व्याख्याएं सम्मान के साथ सुनी जाए तो किसी भी सामूहिक मैनिपुलेशन का असर कम हो जाता है। यही कारण है कि हॉर्न लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने की बात करते हैं। तथ्यात्मक सत्य पर भरोसा, जवाबदेही और पारदर्शिता। अब थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर लौटते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि हमारी निजी सीमाएं कितनी अहम हैं? अगर आप दूसरों को अपनी भावनाएं बार बार तय करने देंगे, तुम ऐसी महसूस करोगे, तो बड़ी बड़ी सामूहिक तकनीकें भी अंदर तक असर कर जाती हैं। हॉर्न बार बार कहते हैं, अपनी सीमाएं तय करना सीखो, नहीं बोलना सीखो और अपनी प्राथमिकताओं पर टूटे बिना टिके रहो। यह न केवल व्यक्तिगत गरिमा की बात है, बल्कि एक तरह का नैतिक प्रतिरोध भी है जो सामूहिक रूप से समाज को स्वस्थ बनाए रखता है। इतना सब जानने के बाद एक सच और कठोर है, ज्ञान ही सुरक्षा नहीं है, अभ्यास चाहिए। हॉर्न ने कई किस्से और केस स्टडीज में दिखाया है कि कई लोग बिना बुरी नियत के भी प्रभावक बन जाते हैं। वे बस अपने वातावरण को पढ़कर वही करते हैं जो बाकी करते हैं। इसलिए जो चीज सबसे ज्यादा फर्क लाती है वह है जागरूक अभ्यास। रोजाना छोटे छोटे निर्णयों में सवाल उठाना, मीडिया और रिश्तों में पारदर्शिता मांगना और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करना। अब मैं तुम्हें सीधे बोलता हूं और बात कड़क होगी। अगर तुमने अब तक यह सब सुना और समझ लिया है और फिर भी वे पुराने शॉर्टकट अपनाते रहोगे, हर तेज कंफर्मेशन पर वाह वाह करने की आदत, हर सेंसेशनल हेडलाइन पर तुरंत शेयर कर देने की आदत, हर बहाने पर किसी की तरफदारी कर देने की आदत, तो फिर तुम वही व्यक्ति हो जो बार बार शिकार बनता है। एक्सप्लेन्ड एआई पर हम यही नहीं पढ़ाते कि दुनिया कैसी है, हम यही सिखाते हैं कि तुम उसे कैसे पार करोगे। और अगर तुम अब भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ईमानदारी से कहूं, तुम वही लोग हो जिन्हें नॉलेज मिलता है और फिर वही पुरानी आदतें। तुम एक्शन लेने से डरते हो, तुम वह भीड़ हो जो शोर में बह जाती है। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही रहना चाहोगे जो हर बार दूसरे के फ्रेम में आकर अपनी राय बना लेता है, या वह बनोगे जो फ्रेम पहचानकर उसे चुनौती देता है? अगर तुम बदलना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन्ड एआई को, बेल आइकन दबाओ और हां, डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है जहां रोज छोटे एक्शनेबल प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं ताकि तुम सच में प्रैक्टिस कर सको। अगर तुमने अभी भी नहीं किया तो समझो तुम वही समझदार दिखने वाले लोगों में से हो जो अंत में वही गलती करते हैं और फिर पछताते हैं कि क्या फर्क पड़ता अगर मैंने पहले कदम उठा लिया होता। अंत में मुझे सिर्फ यही कहना है, ज्ञान लेने और बदलने में फर्क है। यदि तुम बदलना नहीं चाहते तो यह सब सिर्फ एंटरटेनमेंट रहेगा, और अगर तुम बदलना चाहते हो तो शुरुआत यही निचोड़ है। समझो, अभ्यास करो और दूसरों से आगे निकलो। सब्सक्राइब अब करो, वरना अगली बार जब वही पुरानी चाल चलेगी तुम भी उसी झुंड का हिस्सा बनकर चुप चीजों पर हां कर दोगे।